हेलो। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो डिस्कस की थी। और उन प्रॉब्लम्स में अपन ने फाइंड आउट किया था कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसे अपन ने ड्यूलोंग मेथड से डिफाइन करते हैं। तो वो अपन ने वन बाय वन डिस्कस कर ली थी। उसके बाद कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने टॉपिक छोड़ा था, वो था ऑक्टेन नंबर। तो आज अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑक्टेन नंबर, इसके बाद में डिस्कस करेंगे C10 नंबर, और फिर लास्ट का जो टॉपिक है वह अपना एक लुब्रिकेंट या जिसको बोलते हैं अपन स्नेहक। ठीक है, तो अब अपन इन सारे टॉपिकों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या। इसको ऑक्टेन रेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेन रेटिंग। इसको ऑक्टेन रेटिंग भी अपन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ऑक्टेन नंबर वाला, ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से सीधा क्वेश्चन आता है और वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर आता है। ठीक है, वो 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्टेन नंबर को समझाइए, या दे देता है कि निम्न पे टिप्पणी लिखिए, ऑक्टेन नंबर दे देता है, C10 नंबर दे देता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑक्टेन संख्या एक्चुअल में है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, एडगर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि ईंधनों को उनके खड़खड़ाहट, ये हिंदी में खड़खड़ाहट, ये जो शब्द है इसको ध्यान से सुनना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोकिंग। ये इंजन की आवाज़ है। जनरली जो खड़खड़ाहट या नोकिंग है ये इंजन की आवाज़ है, और ये इंजन कोई सा भी हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है या पेट्रोल इंजन हो सकता है। ठीक है, तो एडगर ने क्या कहा है कि एडगर कि ईंधनों को उनके खड़खड़ाहट के गुणों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए एक पैमाना माना, जिसे बोलते हैं ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन जो रेटिंग है ये जनरली पेट्रोल के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? पेट्रोल के लिए। अगर मैं बात करूँ डीजल के लिए तो वो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं C10 नंबर या C10 रेटिंग। तो ये जो ऑक्टेन नंबर है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूज फॉर पेट्रोल। ये पेट्रोल के लिए डिफाइन की गई है। ईंधन अपने पास पेट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो नोकिंग का गुण, अब आप इसको समझिए। ये नोकिंग और खड़खड़ाहट क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, जो इंजन है, इंजन कोई सा भी हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, इंजन में कुछ मैकेनिक्स होती है। उसमें एक पिस्टन होता है, एक साइड से फ्यूल इंजेक्शन होता है और दूसरी साइड से वहाँ पे एयर आती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन है, एक इंजन का फॉर्मेशन करता है। तो उस इंजन में कई बार ऐसा होता है कि जो पेट्रोल है या कोई सा भी फ्यूल है उसका कंबसन सही तरीके से नहीं हो पाता है। कंबसन सही तरीके से नहीं होगा तो वहाँ पे कोई और साइड रिएक्शन हो जाती है। उस साइड रिएक्शन की वजह से कई बार इंजन का जो पिस्टन है सही से काम नहीं कर पाता है, और सही से काम नहीं कर पाता है तो वो आवाज़ उत्पन्न करने लगता है, और वो आवाज़ होती है, वो खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, जिसको बोलते हैं नोकिंग। उसको क्या बोलते हैं? नोकिंग। तो ईंधन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके नोकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप पहले स्टडी करो। तो उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया है एडगर के द्वारा, जिसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। वो पेट्रोल के लिए, और डीजल के लिए जस्ट आगे बढ़ेंगे अपन C10 नंबर। तो एक्चुअली में नोकिंग ये क्या है आपको समझ में आई? ये कुछ भी नहीं है। कई बार जो इंजन का पिस्टन होता है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। वो वर्क क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वहाँ पे फ्यूल का कंबसन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, कोई साइड रिएक्शन हो गई वहाँ पे, जिसकी वजह से वो आवाज़ करने लगता है। उसको बोलते हैं खड़खड़ाहट या नोकिंग। अब इसी नोकिंग के आधार पर अपन क्या करते हैं, जो पेट्रोल वाला जो ईंधन है उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखे हैं। एक तो लोअर ऑक्टेन नंबर और एक हायर ऑक्टेन नंबर। लोअर ऑक्टेन नंबर को अपन 0 या 0 मानते हैं, और हायर ऑक्टेन नंबर वो 100 मानते हैं अपन, यानी 0 to 100 इसका पैमाना रहता है। ठीक है, अब वो किस आधार पे माना गया वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, वो देखिए। एन हेप्टेन बहुत अधिक मात्रा में इंजन में खड़खड़ाहट उत्पन्न करता है, यानी एन हेप्टेन, ये आपने पढ़ा होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट। हेप्ट की मैं बात करता हूँ तो 7 कार्बन क्या होता है? हेप्ट जनरली अपन 10th क्लास में पढ़ के आते हैं कि हेप्टेन वो 7 कार्बन को अपन उसको बोलते हैं। एन, एन का मतलब होता है नॉर्मल हेप्टेन, यानी सारा का सारा जो कार्बन है वो स्ट्रेट फॉर्म में एक श्रृंखला चेन के रूप में है, सारा का सारा दिया हुआ। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा।
तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एन हेप्टेन है वो क्या करता है, इंजन में बहुत अधिक नॉकिंग उत्पन्न करता है, यानी एन हेप्टेन का कंबसन या दहन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो पिस्टन है सही से काम नहीं कर पाता है और वो नॉकिंग की जो वॉइस है वो जनरेट कर देता है, जिसको खड़खड़ाहट बोलते हैं। अर्थात इसका एंटी नॉक गुण या मैं बात करूं ऑक्टेन नंबर वो 0 माना गया है। इसके पास नॉकिंग की जो प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं कि इसको एक डिजिट दे देते हैं कि ऑक्टेन नंबर इसका कितना है, 0 है। ऑक्टेन यहाँ पे इसलिए यूज में ले रहे हैं क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे अपन आइसो ऑक्टेन को ही एक आइडियल माना गया है कि ये एक अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है, वो आगे है। देखो, आइसो ऑक्टेन खड़खड़ाहट या नॉकिंग के प्रति उच्च प्रतिरोध क्षमता रखता है, अर्थात इसका एंटी नॉक गुण या ऑक्टेन नंबर सर्वाधिक होता है, जो कितना माना गया है, 100 माना गया है। यानी मैं बात कर सकता हूँ एन हेप्टेन की। एन हेप्टेन के अंदर नॉकिंग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, खड़खड़ाहट की या मैं बात करूँ नॉकिंग की ध्वनि है वो उत्पन्न करता है। यानी मैं बात कर सकता हूँ कि इसका एंटी नॉक गुण है वो कम होता है, और वो कम है मतलब उसकी ऑक्टेन संख्या कितनी है, कम है, और उसको कितना माना गया है, 0 माना गया है। आइसो ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन में जो नॉकिंग की प्रॉपर्टी रहती है वो बहुत कम रहती है, यानी वो आइसो ऑक्टेन अगर आप ईंधन के रूप में यूज में ले रहे हो तो वो अच्छे से जल जाता है, वो इंजन को ज़्यादा परेशान नहीं करता है, यानी उसमें ये जो नॉकिंग की ध्वनि होती है वो उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, अर्थात इसका एंटी नॉक गुण या ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक होती है, जिसको अपन कितना मानते हैं, वो मानते हैं अपन 100। अगर मैं बात करता हूँ एन हेप्टेन की, तो एन हेप्टेन देखिए CH3 CH2 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 ये CH3 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन इसमें, 7। इसको बोलते हैं एन हेप्टेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल हेप्टेन, यानी पूरी की पूरी एक स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला बनी हुई है। इसके लिए मैं अगर बात करता हूँ ऑक्टेन संख्या की या ऑक्टेन नंबर, तो इसका ऑक्टेन नंबर वो होता है 0। कितना होता है, 0। अगर मैं बात करता हूँ आइसो ऑक्टेन की, तो आइसो ऑक्टेन वो कैसा होता है वो देखिए आप, CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। और इसकी जो ऑक्टेन नंबर होती है वो होती है कितनी, 100। कितनी होती है, 100 होती है। तो आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है, वो इजी सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन हेप्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 0। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा, ये इसकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है। और इसके अलावा आइसो ऑक्टेन के बारे में पूछ सकता है कि आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, वो होता है 100 होता है। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ऑक्टेन नंबर किसी भी ईंधन की तुलना हेतु उपयोग में लिया जाता है। ऑक्टेन नंबर को जनरली अपन यूज में लेते हैं कि किसी और ईंधन का अपन कंपैरिजन कर सकें। भाई हर एक ईंधन में तो आइसो ऑक्टेन नहीं हो सकता, भाई हर एक ईंधन में आइसो ऑक्टेन नहीं हो सकता ना। पेट्रोल जो निकलता है, जो नीचे से अपन खनिजों के रूप में निकालते हैं, क्रूड्स ऑयल निकालते हैं, तो उनमें तो कई सारे कार्बन के अलग अलग तरीके के कंपाउंड होते हैं, आइसो ऑक्टेन तो नहीं होता हर में। तो अपन जनरली करते क्या है, एक क्राइटेरिया बना रखा है कि ऑक्टेन संख्या आप एक पैमाना फिक्स कर दीजिए, उसको देखते हुए अपन डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कितना आइसो ऑक्टेन का गुण है और कितना एन हेप्टेन का गुण है। तो वो एक सीधे से एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। जैसे देखो, किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या 80 है, 18 है, तो ये ईंधन 80% गुण रखता है किसका, आइसो ऑक्टेन का, और 20% गुण रखता है किसका, एन हेप्टेन का। यानी अगर किसी की ऑक्टेन संख्या 80 है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 80% गुण तो किसका, आइसो ऑक्टेन का है, और जो 20% गुण बचा हुआ है वो किसका है, एन हेप्टेन का। यानी उसके अंदर 80% तो ऐसा पदार्थ मिला हुआ है जो नॉकिंग की प्रॉपर्टी बहुत कम रखता है। भाई अपन को तो वही चाहिए ना, इंजन को अच्छे से काम करवाएंगे अपन, तो अपन को क्या चाहिए कि उसमें नॉकिंग कम से कम हो। तो नॉकिंग कम से कम होने का मतलब उसमें आइसो ऑक्टेन या मैं बात करूँ ऑक्टेन संख्या वो सर्वाधिक होनी चाहिए। तो
इसका मतलब यही होता है 80% तो उसमें क्या है आइसोक्टेन, बाकी का बचा हुआ 20% क्या है उसमें एन हेप्टेन। अब पूरा आइडियली तो हो नहीं सकता, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी किसकी रखती है एन हेप्टेन। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ और देखिए आप, जैसे देखो कोई ईंधन है, फ्यूल है, उसकी ऑक्टेन नंबर वो दे रखी है कितनी 90, ऑक्टेन नंबर कितनी है 90। तो 90 है तो इसका मतलब ये है कि यह ईंधन 90% गुण आइसो ऑक्टेन का रखता है, आइसो ऑक्टेन का रखता है। यानी इसके 90% जो गुण है ना कंबसन के लिए वो आइसो ऑक्टेन के सिमिलर है। बाकी का बचा हुआ 10% गुण एन हेप्टेन के समान है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्टेन संख्या 70 है तो 70 है तो उसमें 70% गुण किसके हैं ऐसे ऑक्टेन के, बाकी के बचे हुए 30 किसके हैं एन हेप्टेन के। ऐसे तुम्हारे एग्जाम में वो आसानी से पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि फ्यूल्स जो अपन यूज में लेते हैं तो उनमें नोकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, फ्यूल से नोकिंग तो जैसी बात है होती है उसमें, तो अपन क्या करते हैं नोकिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। तो कम करने के लिए अपन क्या करते हैं बाहर से कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो नोकिंग को कम कर दे, और ऐसे पदार्थों को बोला जाता है एंटी नोकिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको एंटी नोकिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एंटी नोकिंग एजेंट, इसके बारे में ऐसे पदार्थ जो ईंधन की नोकिंग या कड़कड़ाहट को कम कर दे वो क्या कहलाते हैं एंटी नोकिंग एजेंट कहलाते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आपके भी 2 नंबर में वो सीधा पूछ सकता है, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि एंटी नोकिंग एजेंट का नाम लिखिए। तो वो है टेल, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। क्या बोलते हैं इसको टेट्रा इथाइल लेड। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ PbC2H पाइप का होल 4। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये है इथाइल, और 4 है, 4 के लिए अपन टेट्रा यूज में लेते हैं, जैसे 2 के लिए डाई लेते हैं, 3 के लिए ट्राई लेते हैं, 4 के लिए टेट्रा लेते हैं, 5 के लिए पेंटा लेते हैं। यहाँ 4 लिखे हुए ना, तो टेट्रा और यहाँ लिखा हुआ इथाइल और इसको बोलते हैं लेड, तो टेट्रा एथिल लेड, इसको जनरली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेल, ठीक है। तो ये जो टेल है ना ये एंटी नोकिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह एंटी नोकिंग एजेंट की तरह। अब इसको अपन यूज में अब क्यों नहीं लेते, उसका रीजन है, एक तो ये जो लेड है ना ये पॉइजनस मेटल है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए अब क्या करते हैं अपन एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में इसको काम में नहीं लेते हैं। अब जो भी पेट्रोल आता है वो लेड रहित पेट्रोल आता है, उसके अंदर अपन ऐसे पदार्थ पहले से ही ईंधन के रूप में लेते हैं जिनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो। अच्छे ईंधन के लिए ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है और बुरे ईंधन के लिए ऑक्टेन नंबर कम है, बुरा या खराब, ठीक है। तो देखो टेट्रा एथिल लेड को यदि गैसोलीन या ईंधन के साथ मिलाया जाता है तो इसे डोपिंग कहते हैं। जनरली डोपिंग ऐसा वर्ड है, ये डोपिंग का मतलब होता है आप किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ मिला रहे हो, इसको बोलते हो डोपिंग। ऐसे ही पेट्रोल में आप बाहर से दूसरी चीज़ मिला रहे हो टेट्रा इथाइल लेड, तो ये जो एक प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं अपन डोपिंग। टेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः इसका उपयोग नहीं करके अब लेड रहित पेट्रोल का उपयोग करते हैं। मैंने बोला है कि टेल जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पॉइजनस नेचर का होता है, ये शरीर के अंदर अगर चला जाता है तो उससे कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से अपन अब क्या करते हैं इसको यूज में नहीं लेते हैं, तो लेड रहित पेट्रोल यूज में लेते हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं अपन लेड युक्त पेट्रोल की जगह उच्च ऑक्टेन, मैंने अभी बोला था जिसकी ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक होती है वह ईंधन बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है, उसमें नोकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है और वो एक बहुत बढ़िया एंटी नोकिंग एजेंट की तरह खुद ही काम कर लेता है, उसमें बाहर से मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा है। तो उच्च ऑक्टेन संख्या वाले यौगिक उपयोग में लेते हैं, जैसे देखो उच्च ऑक्टेन संख्या वाले आइसोपेंटेन है, आइसो ऑक्टेन है और इथाइल बेंजीन है, ये एग्जाम्पल है, आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ये शॉर्ट नोट है, इसको आप उतार लीजिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है।
इस लेड रहित पेट्रोल से निकली हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये जो गैसें निकलती है ये जहरीली टाइप की होती है, ये हानिकारक होती है। ठीक है, तो अब ये पेट्रोल के कंबसन से निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि ये एनवायरनमेंट में आएगी, तो एनवायरनमेंट में आने से हानिकारक पदार्थ हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। अब ये एनवायरनमेंट में आके हानिकारक प्रभाव अगर छोड़ रही है तो आप कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करें इंजन में ही ताकि ये गैसें जब बाहर निकले तो हानिकारक नहीं होके ये अहानिकारक बन जाए। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल हो सकता है आप कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा दो, उत्प्रेरक परिवर्तक लगा दो। जो कैटालाइटिक कन्वर्टर में से ये गैसें जब निकलेगी तो ये किसी दूसरी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनको अपन बोलते हैं उत्प्रेरक परिवर्तक। और इसमें काम में लिया जाता है पीटी, रोडियम, पैलेडियम, ये जो महंगी धातुएं ये काम में ली जाती है। ठीक है, ये इसलिए काम में ली जाती है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि इन पे कोरोजन नहीं होता है। मैंने आप उस टाइम क्लास में जब बताया था, अपन पढ़ रहे थे कोरोजन के बारे में, तो वहाँ पे अपन ने इनको बोला था, इनको नेटिव मेटल बोला था अपन ने कि इन पे कोरोजन नहीं होता है। तो जैसे ही ये गैसों के संपर्क में आएगी तो इन पे कोटिंग होती ही नहीं इनकी, ये गैस को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इन पे कोरोजन नहीं होता, कोरोजन नहीं होता। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इन मेटल्स को यूज में लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अहानिकारक गैसों जैसे CO2 और N2 में परिवर्तित कर देते हैं उसको। जो जहरीली गैसें निकली है उनको कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करता है, दूसरी अहानिकारक गैसों में परिवर्तित कर देता है, जिससे एनवायरनमेंट में आने पर अब हानि नहीं होगी। ये है कैटालाइटिक कन्वर्टर। ठीक है, उसके बाद है C10 नंबर। तो C10 नंबर है ये डीजल के लिए यूज में लेते हैं अपन। किसके लिए? डीजल इंजन हेतु उपयोग में लेते हैं। ठीक है, डीजल इंजन हेतु उपयोग में लेते हैं। अब देखो, सामान्यतः C10 संख्या डीजल इंजन की ज्वलन गुणवत्ता का मापन करती है। ज्वलन गुणवत्ता से मतलब होता है कि डीजल में देखो जो पेट्रोल होता है उसमें कार्बन की संख्या का कंपोजिशन कम होता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही पेट्रोल है वो डीजल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो डीजल में कार्बन की जो संख्या रहती है वो अप्रोक्स अपन मान सकते हैं कि 14 कार्बन से तो ज़्यादा होते हैं उसमें। यानी डीजल में जो भी यौगिक आएंगे ना उनमें कार्बन की संख्या 14 से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। जनरली 10 से जो नीचे है, 10 मान लो या 12 मान लो, 10 या 12 से नीचे की जो कैटेगरी है वो पेट्रोल की कैटेगरी आती है। ठीक है, अब कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो उनमें क्या होता है कि जो कंबसन का नेचर है वो थोड़ा कम होने लगता है। आप जनरली देख सकते हो पेट्रोल जितना जलता है उतना जल्दी डीजल नहीं जल पाता है, थोड़ा सा कम जलता है लेकिन थोड़ा सा कम जलता है। तो डीजल जो है उसमें ज्वलन की गुणवत्ता अपन किससे मापते हैं? C10 संख्या से। ज्वलन गुणवत्ता का मतलब है कि डीजल में एक तो ऐसा कंपोजिशन मिला हुआ है जो तुरंत एकदम से कंबसन में चला जाए, कहीं ऐसे कंपोजिशन से बना हुआ रहता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, वो डिले लेता है, जिसे इंजन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको अपन बोलते हैं ज्वलन गुणवत्ता। ठीक है, तो ये किससे बताते हैं अपन? C10 संख्या से। डीजल इंजन की खड़खड़ाहट या नॉकिंग का गुण C10 संख्या द्वारा मापा जाता है। ठीक है, डीजल के लिए अपन C10 संख्या काम में लेते हैं। हाइड्रोकार्बन C10 सर्वाधिक C10 संख्या रखता है। हाइड्रोकार्बन C10 एक हाइड्रोकार्बन है, अभी मैं बता दूंगा इसकी स्ट्रक्चर। इसमें 14 कार्बन होते हैं, 14 या 16 कार्बन होता है आई थिंक, इसमें भी देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन C10 सर्वाधिक C10 संख्या रखता है क्योंकि ये नोकिंग या ज्वलन अंतराल बहुत कम रखता है। देखिए ध्यान से सुनना, एक तो नोकिंग जिसको खड़खड़ाहट बोलते हैं, या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ कि ज्वलन अंतराल, यानी जैसे ही आप C10 को संपर्क ऑक्सीजन के संपर्क में लाओगे और इधर से आप कोई भी एक आग का जो सोर्स है या लाइट का जो सोर्स है वो उसके संपर्क में लाओगे, तुरंत ये जल जाएगा और इंजन काम करने लग जाएगा। यानी ज्वलन अंतराल बहुत कम है। अगर ज्वलन अंतराल बहुत कम है तो इंजन अच्छे से वर्क करेगा, उसका जो पिस्टन है वो अप डाउन चलता रहेगा, यानी उसमें डिले नहीं आएगा। डिले नहीं आएगा तो वो एक अच्छा ईंधन है। इसको अपन बोलते हैं ज्वलन अंतराल, वो बहुत कम होता है, इसलिए इसकी C10 संख्या 100 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 100। C10 संख्या कितनी है? 100 है। उसके बाद एग्जाम्पल है एल्फा मेथिल नेप्थलीन।
एल्फा मेथिल नेप्थलीन न्यूनतम सीटेन संख्या रखता है क्योंकि यह नॉकिंग और ज्वलन अंतराल सर्वाधिक रखता है, इसकी सीटेन संख्या 0 मानी गई है। अगर मैं बात करूँ एल्फा मेथिल नेप्थलीन की, एल्फा मेथिल नेप्थलीन में अगर आप इसका कम्बसन करवाते हो तो ये कम्बसन होगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर इस बाद में ये कम्बसन करता है, यानी इसमें थोड़ा टाइम डिले आ जाता है। टाइम डिले आने का मतलब है कि इंजन वहाँ नॉकिंग स्टार्ट कर देगा, यानी उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। टाइम मिल रहा है इसका मतलब है कि वहाँ साइड रिएक्शन हो रही है, साइड रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि नॉकिंग तो जरूरी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो नॉकिंग की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें ज़्यादा रहेगी एल्फा मेथिल नेप्थलीन में। एल्फा मेथिल नेप्थलीन की अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो जनरली इसकी स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ C10 संख्या या सॉरी C10 की, तो वो होता है CH3 CH2, ये लंबी श्रृंखला है और ये 14 है संख्या में CH3, यानी टोटल कार्बन इसमें 16 है, ठीक है। इसको C10 बोलते हैं, ये कंपाउंड है ना C10 है। तो इसकी जो C10 नंबर होती है, C10 नंबर वो होती है 100, इसको 100 माना गया है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है ना, कि C10 नंबर में जो 100 सर्वाधिक किसकी होती है, वो C10 की होती है, ठीक है। C10 रेटिंग भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है एल्फा मेथिल नेप्थलीन। दो बेंजीन रिंग अगर आपस में ऐसे जुड़ी हुई है तो इनको नेप्थलीन बोलते हैं। और अगर इस फर्स्ट ये जो पोजीशन है यहाँ पे अगर CH3 जुड़ा है तो इसको बोलते हैं एल्फा, अगर यहाँ जुड़ा रहता है इस पोजीशन पे मिथाइल तो इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एल्फा मेथिल नेप्थलीन। तो इसके लिए जो C10 नंबर है, C10 नंबर वो होता है 0 माना गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ज्वलन अंतराल बहुत अधिक रखता है, दूसरा मैं बात करूँ इसकी नॉकिंग की जो प्रॉपर्टी वो ज़्यादा रहती है। वही बात है, सिमिलर सेम पेट्रोल वाली बात है। पेट्रोल में जैसे वहाँ पे अपन बात कर रहे थे किसकी, आइसोक्टेन और एन एप्टेन की, वहाँ पे एन एप्टेन की 0 थी, यहाँ पे अल्फा नेप्थलीन की 0 है। वहाँ पे आइसोक्टेन की 100 मान रहे थे अपन, और यहाँ पे C10 की क्या है 100 मान रहे, ठीक है। सिमिलर सी है, सेम एज इट इज। ऐसा कैसा है, किसी डीजल ईंधन की अगर C10 संख्या 60 है तो इसका मतलब क्या है कि ये ईंधन 60% गुण C10 का रखता है और 40% गुण एल्फा मेथिल नेप्थलीन का रखता है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे देखो कोई डीजल ईंधन है, डीजल ईंधन कोई सा भी हो सकता है, उसकी C10 नंबर है वो है 85, कितनी है 85। तो इसका मतलब ये है कि ये ईंधन 85% गुण C10 के समान है। 85% गुण किसके समान है, C10 के। और बाकी के जो बचे हुए हैं 15% गुण वो किसके समान है, वो है एल्फा मेथिल नेप्थलीन के समान, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग्स है, यानी इसका अर्थ ये निकलता है ऑक्टेन संख्या अगर ऐसी कहीं पे लिखी हुई है तो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये है ऑक्टेन संख्या और C10 नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता दिया था क्लास में भी, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इनको पढ़ जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के शॉर्ट नोट पूछता है इनसे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ जाना। अब बात करते हैं अपन ईंधन का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राथमिक ईंधन, प्राथमिक ईंधन को ही बोला जाता है प्राकृतिक ईंधन, या इसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं इसको, जीवाश्म ईंधन। तो इनकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, ये ऐसे ईंधन होते हैं जो प्रकृति में सीधे अपन को मिलते हैं, मानव हस्तक्षेप या कोई भी मानव के द्वारा प्रोसेस इनमें नहीं की जाती है। जैसे सीधे निकले हैं ना पृथ्वी से, अपन उनको वैसा का वैसा बाहर निकाल लेते हैं, और जो पृथ्वी में जिस फॉर्म में थे वैसा का वैसा वो बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको अपन बोलते हैं प्राथमिक ईंधन या प्राकृतिक ईंधन। आपने नहीं बनाया, वो पहले से ही बने हुए थे। तो अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूँ तो ऐसे ईंधन जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं तथा उनमें बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है, प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं।
ये जीवाश्मों से निकलता है, अतः इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जो ईंधन बना है नीचे कई करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे या प्रकृति की कई ऐसी चीजें थी जो पृथ्वी के नीचे दबी हुई है, वो हाई टेम्परेचर के कारण कई प्रकार के पदार्थों में चेंज हो चुकी है। वो जो प्रकृति के जो कई सारे जो कंपोनेंट थे, जैसे लकड़ी है, वो जल के कोक के रूप में अंदर बनी हुई है। कई ऐसे पदार्थ है जो हाईली टेम्परेचर पे हैं, जो गैसेस फॉर्म में भी हैं, कई लिक्विड फॉर्म में भी हैं, तो सारे के सारे नीचे हैं, ठीक है। तो वो ईंधन से अपन को जीवाश्म की फॉर्म में अपन को मिलते हैं, तो उसको जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, ठीक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। अगर ठोस है तो लकड़ी है या कोल जिसको बोलते हैं। अगर द्रव की बात करें तो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम पदार्थ। क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल से अपन क्या करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, इसी से अपन क्या करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं। बाद में उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक ईंधन या व्युत्पन्न ईंधन बोल देते हैं, ठीक है। वो आगे अपन पढ़ेंगे अभी। और गैस में आ जाती है प्राकृतिक गैस, जैसे मीथेन गैस, ठीक। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। ये प्राथमिक ईंधन का क्लासिफिकेशन है। ठोस द्रव गैस 3 में हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करूं द्वितीयक, तो द्वितीयक जो ईंधन है वो अपन प्राकृतिक ईंधन में कुछ प्रोसेस करते हैं जिससे अपन उनको ऑब्टेन कर लेते हैं। वो प्रोसेस कोई सी भी हो सकती है, कई टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, कई कंडेंसेशन करते हैं, इनको वेपोरेट भी करके कई तरीके के मेथड होते हैं जिनसे अपन इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये जो सारे के सारे ईंधन है ये प्राथमिक ईंधन से अपन को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन या प्राकृतिक ईंधन से बनाए गए हैं उसे बोलते हैं द्वितीयक ईंधन। द्वितीयक ईंधन या व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होते हैं ये एनवायरनमेंट में या पृथ्वी पर एज इट इज इसी फॉर्म में नहीं मिल रहे, ये किसी और से बनाए हुए हैं, इसलिए वो उसके व्युत्पन्न है, ठीक है। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की अगर मैं बात करूँ तो कोक हो गया, चारकोल हो गया। द्रव की मैं बात करूँ तो केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। और गैस की अगर बात करें तो कोल गैस है, वाटर गैस है, ऑयल गैस है, बायोगैस है। ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोक लिखा है और उधर की साइड अपन ने देखा था तो वहां पे अपन ने लिखा था कोल। कोक और कोल में फर्क होता है। कोक जब अच्छे तरीके से जल जाता है तो उसी से अपन को कोक मिलता है। जो लकड़ी को जलाते हैं ना अपन, तो लकड़ी को जलाने से अपन को कोयला मिलता है। उस कोयले का आप अगर बाद में कंबशन करवाओगे तो उससे अपन को एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन था ईंधन का, जो स्टार्टिंग में छूट गया था वो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है। अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना लुब्रिकेंट्स का। लास्ट टॉपिक किसका बचता है अपने, लुब्रिकेंट्स का। तो देखिए लुब्रिकेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जहाँ दो सतह, अगर दो सतह मूवेबल हो, मूवेबल का मतलब होता है एक सतह दूसरी सतह आपस में वो चल रही हो, तो ऐसी सतह क्या है कि इन पे घिसने से उन पे जो मेटल है वो नष्ट होती जाती है टाइम टू टाइम, और एक वो आवाज़ उत्पन्न करती है। तो इनको कम करने के लिए क्या करते हैं, इनके घर्षण को कम करने के लिए अपन इनके मिड में एक ऐसा पदार्थ लगा देते हैं जिससे क्या होगा, इनका घर्षण कम होगा, आवाज़ नहीं आएगी और वो लंबे टाइम तक चलेगी। तो ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं क्या, स्नेहक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्नेहकीकरण या लुब्रिकेशन। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो दो गतिशील सतहों के मध्य घर्षण व ताप को कम कर दे स्नेहक कहलाते हैं, तथा घर्षण कम होने की प्रक्रिया स्नेहकीकरण या लुब्रिकेशन कहलाती है। यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो घर्षण और ताप को दोनों को कम करते हैं। वो भी मैं बताऊंगा ताप को कैसे कम करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये कोई सतह है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी कोई मेटल है, वो मेटल ऐसे इसके ऊपर पड़ी हुई है। अब ये मेटल आपस में मूवेबल है, ये आपस में, ये इधर चल रही है, इधर चल रही है, आपस में मूवेबल है। तो होता क्या है, इनके मिड में अपन क्या कर देते हैं, स्नेहक लगा देते हैं। और ये स्नेहक आपने देखा होगा कई बार आपने गांव में देखा होगा, बॉल बियरिंग आता है। तो बियरिंग आता है तो बियरिंग में अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट दोनों घूमते हैं। तो दोनों घूमते हैं तो उसके अंदर वो बॉल्स टाइप की, जिसको अपन छर्रे बोलते हैं, वो फंसे हुए रहते हैं। तो उनमें अपन क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से रोटेट कर पाए, वो रुके नहीं, वो अच्छे से रोटेट कर पाए। क्यों, क्योंकि उनके मिड में घर्षण लगता है, उस घर्षण को आप कम से कम करोगे ना तभी घूम पाएगा वो, ठीक है। तो ये घर्षण को कम करता है। और दूसरी चीज, एक सतह दूसरी सतह पे जैसे चलती है तो उससे क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप घर पे भी कर सकते हो, जैसे ये हथेली है, इस हथेली को आप ऐसे रगड़ोगे ना तो दोनों गर्म, यहाँ से गर्म होने लग जाएगी दोनों। तो ऐसे ही सेम एक मेटल दूसरी मेटल पे जब चलती है तो वो गर्म हो जाती है।
गर्म हो जाती है, उससे क्या उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है मेटल जो है वो फैलने लगती है। तो मेटल फैलने लगती है तो उससे क्या होता है कि कई तरीके की दिक्कत हो जाती है। जैसे कहीं एक ऐसी जगह में मेटल फंसी हुई है, उसका एरिया फिक्स है, अब वो मेटल अगर आप उसमें स्नेक नहीं लगाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर चलती जाएगी, तो वो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ने से पिघल के वो साइड में चिपक जाएगी, जिससे अच्छे से वो अब काम नहीं कर पाएगी। तो करते क्या अपन, इन सतह पे लगा देते हैं स्नेक। स्नेक लगाते हैं तो स्नेक ठोस फॉर्म में हो सकता है या अर्ध ठोस फॉर्म में हो सकता है वो। तो वो क्या करता है, जो हीट वहां से जो दो मेटल थे आपस में रगड़ खा रही थी, जिससे ऊष्मा निकल रही थी, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका तापमान नहीं बढ़ने देता है। अगर तापमान नहीं बढ़ेगा तो मेटल अब अच्छे से काम कर पाएगी। तो स्नेक के कार्य हैं वो आप देख सकते हो। स्नेक दो सतहों के प्रत्येक संपर्क को रोकता है तथा दोनों सतहों के मध्य घर्षण को कम करता है। दोनों सतहों के मध्य टूट फूट को रोकता है। दोनों सतहों से उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर तापमान को कम कर देता है। अभी मैंने बताया स्नेक मशीन की आवाज़ को कम करता है, आवाज़ नहीं आने देता, क्योंकि मेटल मेटल अच्छे से अब आपस में चिपकी हुई नहीं है, उनके बीच में एक पदार्थ और आ गया स्नेक, जो उनको क्या कर रहा है आसानी से फिसलने दे रहा है। उसके बाद स्नेक मशीन की दक्षता को बढ़ाता है। स्नेक संचारण को रोकता है, कोरोजन भी नहीं होने देता, और स्नेक मशीनों के रखरखाव खर्च को कम करता है। ठीक है, तो ये स्नेक के कार्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई 5 या 6 कार्य वो पूछ लेता है कि स्नेक के कोई 5 कार्यों का वर्णन कीजिए, तो पूछ लेता है वो। ठीक है, अब आता है लास्ट टॉपिक है इसका, स्नेकों का वर्गीकरण। तो स्नेकों को 3 भागों में बांटा है। एक तो द्रव स्नेक होता है, एक अर्ध ठोस होता है, एक ठोस स्नेक होता है। द्रव स्नेक की बात करें तो खनिज तेल आते हैं, वसीय तेल आते हैं और कृत्रिम तेल। खनिज तेल जो नीचे से निकलते हैं मिनरल्स की फॉर्म में, वसीय तेल इनको अपन बोल सकते हैं वनस्पति से अपन को मिलते हैं जनरली, और कृत्रिम है जो अपन लैब में बनाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। अर्ध ठोस में आता है ग्रेस, ये एग्जांपल आपने बहुत देखा होगा गाँव में, जो बॉल बियरिंग होता है जनरली अपन उसमें ग्रेस ही लगाते हैं, वो अर्ध ठोस होता है, ना तो वो पूरा ठोस होता है ना ही वो द्रव होता है, बीच का सा होता है, इसलिए इसको अर्ध ठोस बोलते हैं। और लास्ट है ठोस स्नेक, इसमें ग्रेफाइड है, सोप स्टोन है और मोलिब्डेनम सल्फाइड है। तो आप ये एग्जाम्पल याद रखिएगा स्नेकों के वर्गीकरण में। ठीक है, तो ये कंप्लीट ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट ही है जो यूनिट है ना स्नेक और लुब्रिकेंट वाली, ये यूनिट कंप्लीट है। इसमें से सारे के सारे टॉपिक मैंने कुछ क्लास में डिस्कस कर लिए थे, कुछ मैंने ये ऑनलाइन डिस्कस कर लिया। अब लास्ट यूनिट बची है जो है इंजीनियरिंग मटेरियल, या जिसको अपन बोल सकते हैं मेटलर्जी, तो वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।